अस्सलाम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल नवोलिशिया जी। तो आज जो है वो मैं बहुत बड़ी गुजारिश करूंगी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। देखें, मैं इतनी मेहनत करती हूँ आप लोगों के लिए। मैं जो है वो पहले स्टोरी सोचती हूँ, फिर स्टोरीज को वर्ड में लिखती हूँ अपनी टिकटॉक की ऑडियंस के लिए। मैं जो है वो मैं एडिटिंग करती हूँ, फिर अपलोड करती हूँ, इतनी मेहनत करती हूँ और आप लोग जो है वो सब्सक्राइब तक नहीं करते, तो एक दुख होता है। आप लोगों को पता है मैं जॉइंट फैमिली में रहने वाली लड़की हूँ और जॉइंट फैमिली में सबको खामोश करवाना ही सबसे बड़ा चैलेंज होता है। तो ऐसे ना किया करें प्लीज, मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया करें, मेरे काम को सराहा करें, कमेंट सेक्शन में बताया करें कि कैसा लगा आपको नॉवेल, क्या लगा आपको नॉवेल, अच्छा लगा या बुरा लगा। चलेंगे, हम आपका टाइम जो है वो आज ज़्यादा वेस्ट नहीं करते, हम जो अपना नॉवेल स्टार्ट करते हैं। अनीता हिचकियां लेकर चीख रही थी, कोई आए, कोई आग बुझाए, छोटू अंदर है। फारिस आग के सामने बेख्तियार बढ़ा, लेकिन धुआं इतना था कि नजर तक नहीं आ रही थी। वो आगे गया, पीछे हटा, फिर दोबारा कोशिश की, मगर रास्ता न बन सका। इतने में ऊपर वाली बराबर के घर की छत पर इशार जवेरिया दौड़ कर गई। उसने खिड़की खोली, हाथ लंबी हाथ में लंबी रस्सी लपेटी और पूरी ताकत से नीचे फेंकी। उसकी आवाज धुएं में गूंजी, छोटू रस्सी पकड़े, जल्दी पकड़े। छोटू ने कपकपाते हाथ से रस्सी पकड़ ली। विशाल जवेरिया ने दांत भींच कर पूरी जान लगाकर रस्सी खींचनी शुरू की। सब हैरान थे, सबकी नजरें ऊपर उसी लड़की पर थीं जो जान की परवाह किए बगैर बच्चे को खींच रही थी। छोटू आहिस्ता आहिस्ता आग के ऊपर से खिड़की की तरफ आ रहा था, मगर धुआं उसकी आंखों में भर रहा था, सांस फूल रहा था। एक जगह आकर वो हार गया, उसकी रोती हुई आवाज निकली, भाभी कुछ नहीं दिख रहा, मैं गिर जाऊंगा। विशाल जवेरिया की आवाज भीगी हुई थी मगर मजबूत थी, बस थोड़ा सा और, खिड़की के करीब हैं, पकड़ लें, हिम्मत करें छोटू। नीचे रुकैया हाथ जोड़कर रो रही थी, छोटू बेटा थोड़ी सी हिम्मत करो, आग बहुत करीब है, आग करीब आ रही है। इतने में फारिस भी ऊपर पहुंचा। विशाल जवेरिया की जिद्दोजहद देखकर उसने उसके हाथ से रस्सी खींची। विशाल जवेरिया, एक मिनट, आप मुझे पीठ से पकड़े, मैं नीचे से पकड़ता हूँ। फारिस झुका, छोटू के करीब पहुंचा, एक हाथ से रस्सी कसी, दूसरे हाथ से छोटू को पकड़ा। रस्सी मत छोड़ना, मैं हूं यहाँ। एक ही झटके में उसने दोनों हाथों से छोटू को खींच कर बाहर निकाला। छोटू बाहर आते ही रो पड़ा, मगर फारिस अभी तवाज़ुन खोते अंदर गिरने ही वाला था कि विशाल जवेरा की चीख गूंजी, फारिस। उसने हाथ बढ़ाया और पूरी ताकत से फारिस को बालों से पकड़े झटके से खींच लिया। वो पीछे की तरफ उछला, दोनों एक साथ लड़खते हुए गिरे एक दूसरे के ऊपर। जमीन पर गिरते ही वक्त जैसे थम गया। दोनों की आंखें एक दूसरे में गड़ी थी, सांसें बेकाबू, दिल की धड़कनें तेज। शाल जबीरा के हाथ अभी भी फारिस के बालों में जकड़े हुए थे। फारिस हंसी दबाते हुए सांस बहाल करने की कोशिश करते हुए बोला, बेगम बाल छोड़े, जान तो आपने बचा ही ली है। दोनों एक झटके से पीछे हुए, जैसे अभी अभी होश आया हो कि वो किस कदर करीब थे। फारिस ने फौरन झुककर छोटू को अपनी बाहों में भर लिया, उसके माथे पर बुसा दिया और लड़कती हुई आवाज में बोला, तो ठीक है ना, कहीं जला तो नहीं? छोटू ने आंसू पोंछते हुए कहा, जी फारिस भाई, अगर भाभी ना होती तो मैं तो जल ही जाता। विशाल जवेरिया कांपती आवाज के साथ झुकी, छोटू के सर पर हाथ फेरा और उसे अपने सीने से लगाकर बोली, ऐसे कैसे होता? हमारे छोटू को कुछ कैसे हो सकता है? आपके फारिस भाई है ना, वो कुछ होने ही नहीं देते, कभी भी नहीं। फारिस ने शरारत से आंखें तंग करके कहा, छोटू वैसे तूने नोट किया, इतनी इज्जत से तेरी भाभी ने तुझे बचाया ना, और मुझे मुझे तो बालों से घसीटा है। विशाल जवेरिया शर्मिंदगी से पलके झपकने लगी। फारिस और छोटू जोर से हंस पड़े। उसने होठ काटते हुए कहा, उस वक्त हाथ में जो आया मैंने वही खींच लिया, जान बचाना लाजमी था। फारिस मजीद जोर से हंस दिया। शाल जवेरिया ने गुस्से और शर्म के मिले हुए चले अंदाज में फारिस के बाजू पर जोर से मुक्का मारा।
अल्लाह क्या है, एक तो हमने आपकी जान बचाई, ऊपर से आप हंस रहे हैं। फारिस ने हंसते हंसते उसे मोहब्बत से देखा। नजर में ऐसा नरमपन था कि शायद जवेरे की सांस पल भर को रुक गई। वो मध्यम सी मुस्कुराहट के साथ बोला, हाय बेगम। शायद जवेरिया भी पल भर को उसकी आंखों में खो गई। छोटू ने झुंझुला कर कहा, ओहो, पहले मुझे छोड़ें, फिर मोहब्बत दिखाइएगा, मुझे यहाँ से जाना है। दोनों एकदम सीधे हुए, सीढ़ियाँ उतर कर नीचे आए तो पूरा मोहल्ला जमा था। विशाल जवेरा ने उस घर की औरत को दिल से शुक्रिया अदा किया जिसकी छत में से रस्सी डाली गई थी। आंटी ने प्यार से उसके गाल थपथपाए। बेटी, फारिस बहुत खुशकिस्मत है जो उसे तुम जैसी समझदार और बहादुर बीवी मिली है। मोहल्ले की एक और औरत बोली, हाँ हाँ, खिड़की तो सबको नजर आई थी, मगर इस्तेमाल तुमने किया बेटा, अक्ल की बात है ये। सकीना इकबाल आगे बढ़ी, शायद जवेरा को गले लगाया, प्यार से उसके हाथ चूमे और नरम आंखों से कहा, चलो बेटी, सब घर चले। तब तक फायर ब्रिगेड वाले आग बुझा चुके थे, मगर दुकान मुकम्मल तौर पर जल कर सियाह हो चुकी थी। फारिस अंदर गया, गल्ला देखा, वो भी राख हो चुका था। वो खामोशी से बाहर निकला, चबूतरे पर बैठ गया। सबके चेहरों पर थकन भी थी, सदमा भी, एक डर भी। इकबाल साहब ने नम आवाज में कहा, बहुत रात हो गई है और ठंडक भी बढ़ रही है, सब सोने चले जाओ। सब अपने अपने कमरों की तरफ चले गए। विशाल जवेरा ने छोटू का हाथ पकड़ा, आए छोटू, आज आप हमारे साथ ऊपर सोएंगे। फारिस ने उसे देखा। विशाल जवेरिया ने उसकी आंखों में देखा और कहा, अब से छोटू हमारे साथ ही रहेंगे, कोई बहस नहीं। फारिस ने बेख्याल मुस्कुराहट दबा ली, फिर तीनों ऊपर छत पर गए। हवा में जलने की बू अब भी थी, मगर साथ ही एक अजीब सा इत्मीनान भी कि एक जान बच गई थी। छत पर रात उतरी हुई थी, चांद अपनी पूरी दिलकशी के साथ आसमान पर विराजमान था और इसकी रोशनी में इशाल जवेरिया और फारिस के चेहरे हल्के हल्के दमक रहे थे। छोटू चारपाई पर सो गहरी नींद में था और जमीन पर बिछे बिस्तर पर दो दिल धड़कनों के साए में खामोश बातें कर रहे थे। विशाल जवेरिया ने आसमान की तरफ देखा, फिर तेजी से नजर चुरा कर फारिस की आंखों में देखा। फारिस भी उसे ऐसे देख रहा था जैसे पूरी दुनिया में सिर्फ वही हो। कुछ सेकंड ऐसे थे जैसे वक्त रुक गया हो। फिर फारिस ने आहिस्ता सा एक आईब्रो उठाया। विशाल जवेरिया के लोगों पर हल्की सी शर्मीली मुस्कुराहट डोल गई। वो फौरन सिर नफी में हिला गई। फारिस ने आंखों से इशारा किया जैसे कह रहा हो, करीब आ जाए। विशाल सवेरा ने सिर नहीं में हिलाया और छोटू की तरफ देखा, घबराहट से। फारिस ने सिर नफी में हिलाया जैसे कह रहा हो, सोया हुआ है, अब नहीं जागेगा। विशाल सवेरा का दिल जोर से धड़का। वो करवट लेकर दूसरी जानिब हो गई। फारिस आहिस्ता, बहुत आहिस्ता उसके पास से था। फिर उसने अपने हाथ बड़े नरम अंदाज में विशाल सवेरा के पेट के बीच रख दिया। वो हल्का सा कांप गई। फारिस ने उसे अपनी तरफ खींच लिया जैसे कह रहा हो, यूं ही हमेशा पास रहो मेरी। मोटी और गर्म रजाई दोनों पर थी, मगर उसके नीचे सिर्फ दो सांसें जो एक दूसरे में मिल रही थी। फारिस झुका और उसकी गर्दन पर हल्के से होंठ रखी है। विशाल सवेरा की आंखें बंद, सांस अटकी हुई, दिल जैसे गर्म होकर पिघल रहा हो। वो घबरा कर पलटी और खुद को फारिस के सीने में छुपा लिया। फारिस ने उसके कान के पास धीमी सी खामोशी की। ये शर्म है या दिल के अंदर उठने वाला तूफान? शाल जबेरिया ने जवाब न दिया, लेकिन उसके कान तस्वीरों की तरह लाल हो गए। फारिस ने उसकी थोड़ी उंगली से ऊपर की, आहिस्तगी से नरमी से पूछा, क्या आप इस रिश्ते को एक कदम आगे ले जाना चाहती हैं? शाल जबेरिया की सांस रुक गई, उसके लब कपकपाए। ये जहाँ छत पर कोई देख लेगा। उसकी आवाज कांप रही थी। फारिस हल्के से हंसा, आंखों में शरारत और मोहब्बत दोनों थी। इतने अमीर हैं हम कि एक रात के लिए कमरा बुक करवाने। शाल सवेरे की पलकें झपकी, दिल ने एक धड़कन छोड़ दी।
फारिस ने वो मोटी रजाई दोनों के सिरों तक ओढ़ ली। एक रजाई में दो दिल। विशाल दरिया की पलकें अब भी झुकी थी। फारिस बेहद आराम से झुका। उसके लरजते होठों पर बहुत नरम, बहुत धीमे होठ थे। बोसे देता रहा, ऐसे बोसे जैसे हवा के लम्स हों। विशाल दरिया ने फारिस की कमीज मजबूती से पकड़ ली। आंखें बंद करके मुकम्मल तौर पर खुद को उसकी बाहों में छुपा लिया। फारिस ने उसकी कमर को सहलाते हुए ठंडी रात की हवा में खरगोशी की। सो जाएं। कल हम दोनों के दरमियान कुछ नया तुलू हो सकता है। शाल जवेरिया ने फौरन चेहरा उसके सीने में छुपा लिया। शर्म से, खुशी से, मोहब्बत की शिद्दत से। और चांद उन दोनों पर चांदनी बरसाता रहा, जैसे उनकी मोहब्बत का गवाह बनकर खड़ा हो। ये ठंडी रात दोनों के दिलों में हमेशा के लिए महफूज हो गई। सुबह का सूरज हल्की हल्की रोशनी लिए आसमान पर फैल रहा था। छत की ठंडी हवा चेहरे को छू रही थी और एक नई सुबह एक नई शरारत लेकर आई थी। विशाल जवेरिया की आंख खुली तो सबसे पहले उसकी नजर फारिस के चेहरे पर जा ठहरी। वो अब भी सो रहा था, इंतहाई सुकून से, जैसे उस पर पूरी दुनिया की नींद कर्ज हो। विशाल जवेरिया ने इधर उधर देखा। छोटू जाग चुका था और शायद सीढ़ियां उतरकर नीचे जा चुका था। विशाल जवेरिया के लबों पर शरारती मुस्कुराहट आई। वो फारिस के करीब हुई, इतनी करीब कि उसकी सांसें फारिस की गर्दन को छू रही थी। आहिस्ता से उसके कान के पास सरगोशी की। उठ जाए, सुबह हो गई है। फारिस के होठों पर वही नींद भरी मुस्कुराहट, नर्म सी मुस्कुराहट आई। उसने आधी नींद में चादर अपने चेहरे पर कर ली, जैसे बच्चे जिद में लपेट लेते हैं। शाल जवेरिया हैरत से मुंह खोल कर रह गई, फिर नाराजगी से दोबारा बोली, फारिस उठें, सूरज निकल आया है। फारिस ने करवट ली और शरारत से अपना हाथ बढ़ाकर शाल जवेरिया का हाथ रजाई के अंदर खींच लिया। शाल जवेरिया का दिल एक लम्हे में तेजी से धड़का। उसने तेजी से इधर उधर देखा, पूरे घर की छत देखकर खौफ आया कि कोई ना देख ले। घबरा कर बोली, छोड़ें, क्या कर रहे हैं? सुबह है, रोशनी है, कोई देख लेगा। मगर फारिस ने उसकी बात सुनी ही नहीं। उसने शाल जवेरिया के हाथ को अपने लबों पर रख दिया। नरम, गरम लम्स शाल जवेरिया के जहन तक छोड़ गया। उसने फौरन हाथ खींचा, उंगलियां लरज रही थी। फारिस ने आंखें खोली। उसकी नजर अब नींद वाली नहीं थी, बल्कि वही शौकी, वही मोहब्बत जो रात को थी, आज भी वैसे ही चमक रही थी। वो बेटा और झुककर हल्की सी खरगोशी की। आज फिर? विशाल देवरा का दिल रुक कर चल पड़ा। गाल सुर्ख, सांस उलझी हुई। वो फौरन उठ खड़ी हुई। नहीं, हम जा रहे हैं नीचे। और फूली हुई सांसों के साथ दुनिया उतरने लगी। फारिस ने उसे जाते देखा। लबों पर एक शरारती मर्दाना मुस्कुराहट उभरी। उसकी मुस्कुराहट तो साफ बता रही थी कि आज भी तुम मेरे दिल की पूरी सुबह बन गई हो। फारिस हंसता हुआ उठा और आहिस्ता आहिस्ता सीढ़ियां उतरकर सहन में आ गया, जहां उस नई सुबह का आगाज दोनों के दिलों में कुछ नया लिखने वाला था। नाश्ता सबने खामोशी से मुकम्मल किया। घर में एक अजीब सा बोझ लटक रहा था। कोई भी खुलकर बात नहीं कर रहा था, जैसे सबके दिलों में कोई ना कोई वहम, कोई ना कोई खौफ छुपा बैठा हो। नाश्ते के बाद फारिस और छोटू बाहर निकले। वो दुकान जो कल तक हंसती मुस्कुराती खुशबुओं से भरी रहती थी, आज जली हुई लकड़ियों, टूटी शीशियों, सियाह राख में डूबी हुई थी। छोटू ने झुकी लहजे में कहा, फारिस भाई, अब क्या होगा? सारा घी, तेल, आटा सब खराब हो गया है। फारिस ने ठंडी सांस लेकर दुकान को देखा। ये सिर्फ दुकान नहीं थी, उसकी दिन रात की मेहनत थी, उसके ख्वाबों का साया था। उसका कल था, जिसे किसी ने लम्हों में जलाकर राख कर दिया था। वो आहिस्ता आहिस्ता अंदर गया, जला हुआ गल्ला खोला, लेकिन वो खाली था। फारिस के चेहरे पर हैरत जमी रह गई। ये ये कैसे हो सकता है? छोटू ने आगे बढ़कर कहा, फारिस भाई, गल्ला तो थोड़ा सा जला है। अगर पैसे जले भी होते तो अंदर राख होती, लेकिन अंदर तो कुछ भी नहीं, सारे पैसे गायब हैं। फारिस की आंखों में बेचैनी उतरने लगी। दिल ने जोर से धड़कना शुरू कर दिया। फिर अचानक उसकी नजर एक चमकती हुई चीज पर पड़ी।
गले के एक कोने में राख के दरमियान एक अंगूठी पड़ी थी। छोटू ने चौंक कर कहा, अरे ये तो मेरा भाभी की अंगूठी है। ये यहाँ गले के अंदर क्या कर रही है? फारिस के हाथ लम्हे भर को कांप गए। दिल में अजीब सा खटका उठा, जैसे किसी ने अंदर छुरी चला दी हो। ये यहाँ कैसे? उसका जहन एकदम भंवर की तरह घूमने लगा। वो जानता था कोई आम चोर कभी इतनी सफाई से पैसे निकाल ही नहीं सकता। ये ना इतनी आसानी से ताला तोड़ सकता है, ना गले को यूं खोल कर बंद करके सारा सबूत छुपा सकता था। फारिस की आंखें गहरी हो गई। क्या क्या ये सब हुमेरा ने? लेकिन फौरन दिल ने एहतजाज किया, नहीं, वो अकेली ऐसा नहीं कर सकती। तो फिर कौन? आखिर कौन है जो उसके साथ मिला हुआ है? वो इसी उलझन में खड़ा था कि छोटू की आवाज आई। हाँ, याद आया फारिस भाई, रात को मैंने दो लोगों की आवाजें सुनी थी। भिन्न भिन्न किसी आवाजें थी, जैसे कोई दबी दबी बात कर रहा हो। मैं उठा तो फौरन चुप हो गए। फारिस थम गया। उसके दिल में बैठा शक खतरनाक हद तक सच लगने लगा था। उसने खुद से कहा, तो मतलब ये सब अंदर के लोगों का काम है। कोई ना कोई तो है जो दुकान का रास्ता, गल्ला सब जानता है। मेरा अकेली नहीं कर सकती। फारिस ने गहरी सांस ली। छोटू उसे देख रहा था। क्या सोच रहे हैं फारिस भाई? फारिस ने नजरें चुनाई। कुछ नहीं, बस सफाई शुरू करें। और एक बात ध्यान से सुन, ये अंगूठी वाली बात घर में किसी को मत बताना। किसी को नहीं, मतलब किसी को नहीं। तेरी शाल जवेरिया भाभी को भी नहीं। छोटू ने मासूमाने सवाल किया, क्यों भाई? फारिस ने गहरी सोच से कहा, बस इससे फसाद हो सकता है। छोटू खामोश हो गया, मगर उसकी नजरों में सवाल अभी भी जिंदा थे। दोनों ने सफाई शुरू की। जली हुई लकड़ियों की बू, टूटे हुए बर्तनों की आवाज उनकी थकन बढ़ा रही थी। दिन गुजरा, धूप ढली और आखिर रात हो गई। वो दोनों एक एक चीज उठाते निकालते गए। जो सामान बेकार था वो बीच बेच दिया गया, मगर हर चीज के साथ फारिस का दिल भी बोझल होता जा रहा था, क्योंकि हर लम्हा हर सबूत एक ही तरफ इशारा कर रहा था कि ये आग हादसा नहीं थी, ये आग कोई बहुत गहरा वार था। और इस वार के पीछे कोई बहुत अपना शामिल था। रात काफी देर हो चुकी थी। फारिस और छोटू थके हारे घर पहुंचे। घर के सहन में सब बैठे थे, जैसे कोई इंतजार कर रहा हो या किसी फैसले का वक्त हो। फारिस अंदर आया ही था कि उसके फोन की घंटी बजी। स्क्रीन पर नाम चमक रहा था, बड़े साहब। शाल झवेरिया की नजर बस एक लम्हे को फोन पर रुकी। एक चुभन सी दिल के बीचों बीच उतरी। वो फौरन नजरें झुका गई, मगर आंसू आंसू की नमी छुप ना सकी। इकबाल साहब ने कहा, बेटा किसका फोन है? घंटी कब से बज रही है, उठाओ इसे। फारिस ने हिचकिचाते हुए कहा, वो अब्बू। अभी वो वजाहत ही दे रहा था कि हमजा फौरन बोला, ओहो, तुम्हारे ससुर का फोन है, उठाओ फौरन। फारिस ने फोन उठाया और स्पीकर पर रख दिया। सामने जफर शाह की मजबूत मानूस सी आवाज पहुंची, अस्सलामु अलैकुम फारिस। इशार जवेरिया का दिल जैसे एक लम्हे को ठहर गया। उसकी उस इस आवाज को सुनकर उसको सुकून सा मिला, बाप को सुनने का सुकून। एक आंसू उसकी आंख से बह निकला और वो खामोशी से चेहरा फेर कर बैठी रही। फारिस ने आहिस्ता से जवाब दिया, वालेकुम अस्सलाम बड़े साहब। जफर शाह ने कहा, मैंने दुकान के बारे में सुना है। तुम लोगों के पास यही एक जरिया है, इसी से घर चलता है। मैं कल कुछ मजदूर भेज रहा हूँ मरम्मत के लिए। फारिस फौरन बोला, नहीं बड़े साहब, मैं बंदोबस्त कर लूंगा। पैसों का भी और सफाई भी आज कर ली है। कुछ दिनों तक काम शुरू हो जाएगा। जफर शाह ने जरा सख्त लहजे में कहा, मगर मेरी बेटी वहां दी हुई है फारिस, मैं उसे तकलीफ में नहीं देख सकता। ये अल्फाज सुनते ही शाल जवेरिया की सांस रुक सी गई। पल भर में उसकी आंखें भर आईं। जाने क्यों उसे लगा कोई उसकी तकलीफ समझे बगैर भी उसके लिए फिक्रमंद है। वो अचानक उठ खड़ी हुई और खामोशी से ऊपर छत पर चली गई। उसके कदमों की चाप इतनी धीमी थी कि सिर्फ फारिस ने सुनी। फारिस ने नजरें उठाकर उसे जाते देखा।
देखता ही रह गया। फिर उसने फोन पर मजबूत लहजे में कहा, बड़े साहब आप बेफिक्र रहें, मुझे अगर ठेला लगाकर भी कमाना पड़ा तो मैं कमाऊंगा, मगर आपकी बेटी को कभी खाली पेट सोने नहीं दूंगा। ये कहकर उसने फोन काट दिया। कमरे में एक लम्हे को गहरी खामोशी छा गई। हमजा गुस्से से बोले, ओए, क्या ही हो जाता अगर हम थोड़ी मदद ले लेते। फारिस ने सख्त लहजा अपनाया, आज तक सब खुद किया है, अब भी खुद ही करेंगे। उसी वक्त हुमैरा बोल उठी, अरे, इतना बड़ा नुकसान हुआ है, दुकान जल गई, अंदर रखे सारे पैसे भी जल गए, अब कहाँ से आएगा राशन? अगला महीना शुरू होने ही वाला है। फारिस खामोश रहा। उसके चेहरे पर न खफगी थी, न गुस्सा, बस एक अजीब सा जब्त। रुकैया ने फौरन पूछा, वैसे फारिस, गले में ज्यादा पैसे रखे थे तुमने? फारिस कुछ कहने ही वाला था कि हुमैरा ने खुद अपना राज खोल दिया। हाँ हाँ, पूरे 40,000 थे। पूरा घर हुमैरा की तरफ घूम गया। हमजा ने उसे घूरा, जैसे आंखों से कह रहा हो, चुप हो जाओ वरना सब खुल जाएगा। रुकैया ने फौरन पूछा, तुम्हें कैसे पता इतने पैसे थे? हुमैरा के चेहरे का रंग उड़ गया। वो हकलाती रही, आ बाबा बाबा, वो इससे पहले कि वो कुछ और कहती, कुछ और बोलती, फारिस ने फौरन बात का रुख मोड़ दिया। अंदाजन कहा होगा हुमैरा ने, और मेरी दुकान पर इतने नहीं, इससे ज्यादा थे। पूरे 50,000 मेरे और पूरे 50,000 मेरे दोस्त के रखवाए हुए थे। उसने ये झूठ जानबूझकर बोला था। वो जानता था इस झूठ से असल चोर जरूर बेचैन हो जाएगा। हुमैरा बेसाख्ता बोल पड़ी, क्या 50,000 और भी थे? फारिस ने सर्द लहजे में कहा, हाँ, अब जो जल गए तो जल गए, रोकर क्या ही होगा। घर में किसी को पता न चला, लेकिन इस एक जुमले के साथ फारिस ने चोर के दिल पर एक आग लगा दी थी। इन लम्हों में अनीसा ने कहा, भाई, भाभी के लिए खाना ले जाएं ऊपर, वो रो रही होगी। फारिस ने खामोशी से प्लेट उठाई, कदम आहिस्ता आहिस्ता ऊपर बढ़ने लगे। छत पर हवा में हल्की सी ठंडक थी और कहीं ना कहीं एक मासूम लड़की अपने आंसू छुपा रही थी। फारिस छत पर पहुंचा तो हवा में ठंडक थी। विशाल सर उठाए बाउंड्री पर खड़ी आसमान को तक रही थी, जैसे वो सितारों से अपनी कोई अधूरी बात कह रही हो। फारिस आहिस्ता से उसके करीब आया, बाउंड्री पर प्लेट रखकर बाउंड्री से टेक लगाकर उसकी तरफ चेहरा किए खड़ा हो गया। क्या देख रही हैं आसमान की तरफ? उस विशाल गवेरिया ने चौंक कर उसे देखा, फिर नजरें झुकाकर आहिस्ता से कहा, कुछ नहीं, बस यूं ही। फारिस ने खामोशी से हाथ बढ़ाया, इस इसके आंख उसके आंख के कोने से बहा हुआ मोटे से साफ किया। तो अब आप रोएंगी? विशाल जवेरिया ने फौरन रुख मोड़कर कहा, ना, हम नहीं रो रहे। फारिस ने शरारत से गर्दन हिलाकर कहा, जी जी, आप तो बहुत बहादुर हैं, पता है मुझे। विशाल जवेरिया ने नजर झुका ली। उसका दिल अभी भी भीगा हुआ था। फारिस ने प्लेट से नरम सा निवाला बनाया और उसके लबों के पास लाकर बोला, हाँ। विशाल जवेरिया ने फौरन नफी में सिर हिलाया, मेरा मूड नहीं है। फारिस ने पलके झपकाते हुए कहा, फिर क्या मूड है आपका? विशाल जवेरिया ने और भी आहिस्ता सी आवाज में कहा, हमें नींद आ रही है। फारिस हंसा, मगर नरमी के साथ, पहले कुछ खा लें, फिर सो जाना। विशाल जवेरिया ने थोड़ा गुस्से से कहा, हमने कहा ना हमें नहीं खाना। फारिस ने भी उसी के अंदाज में जवाब दिया, हमने भी कहा ना, खाना खाकर ही सोते हैं। विशाल जवेरिया मुड़कर जाने लगे। फारिस ने फौरन उसकी कलाई पकड़ी, हल्का सा झटका देकर उसे अपनी तरफ खींचा और धीमी मगर मजबूत आवाज में बोला, मैडम, इतनी आसानी से जाने की इजाजत नहीं, अब चुपचाप खाना खाएं। विशाल जवेरिया ने चौंक कर कहा, जबरदस्ती है? फारिस ने उसकी आंखों में देखकर आहिस्ता से कहा, अभी कहाँ, अब असली जबरदस्ती तो बाद में होगी बेगम साहिबा। विशाल का दिल एक लम्हे को रुक सा गया। थोड़ी सी शर्मिंदगी, थोड़ी सी घबराहट, वो बस उसकी आंखों में देखती रह गई। फारिस ने दोबारा निवाला उसके लबों के करीब किया। विशाल जवेरिया ने आहिस्ता से मुंह बनाया, आहिस्ता से मुंह खोला, जैसे वो फारिस की नजरों के सामने हार गई हो।
होने वाला चबाती रही और फारिस उसे खिलाता जा रहा था। साथ साथ वो उसे दुकान के बारे में बताने लगा। दुकान की मरम्मत के पैसे अगले हफ्ते तक आ जाएंगे। शालजबेरिया ने फौरन पूछा, कैसे, किसी से उधार लेंगे? फारिस ने जल्दी से हिलाया, बिल्कुल नहीं, मैंने आज तक किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया। शालजबेरिया ने नजरें उठाई। फारिस की आंखों में अजीब सा गुरूर था, बहुत नर्म, बहुत मोतबर। फारिस ने धीरे से कहना शुरू किया, मुझे याद है जब मैं 10 साल का था, घर में कोई कमाने वाला नहीं था अब्बू के अलावा। अबू शाह उसमें ड्राइवर थे, लेकिन अम्मी के ऑपरेशन के लिए बहुत पैसे चाहिए थे। शायद जब एरिया खामोशी से उसकी बात सुनती रही, उसके दिल में फारिस के लिए अजीब सा दर्द उभरने लगा। फारिस ने गहरी सांस ली। उस वक्त पहली बार मेरे अब्बू ने आपके अब्बू के सामने हाथ फैलाया था। अम्मी का ऑपरेशन उन्हीं पैसों से हुआ। इशाल जबेरिया की आंखें भर आईं। फारिस ने नजरें सामने किए हुए कहा, उसी दिन मैंने फैसला किया, मुझे कुछ करना है। मैंने घर के राशन से बेसन उठाया, वैसे ही पकोड़े बनाए जैसे अम्मी बनाती थी, और एक स्कूल के बाहर जाकर बेच आया। शाल जबेरा ने बेख्तियार मुस्कुरा कर कहा, फिर? फारिस की आवाज में हल्की सी फक्र की लहर थी। कमाई तो अच्छी हुई, मगर बचत कम हुई। अंदाजा नहीं था कितना बेसन लगता है। फिर दूसरे दिन पूरी तैयारी से पकोड़े बनाए, और इस बार थोड़ी ज्यादा बचत हुई। शाल जवेरिया उसकी कहानी में खो गई थी। फारिस जैसे उसके सामने ही 10 साल का बच्चा बन गया था, मगर गैरत और हिम्मत से भरा हुआ। एक दिन स्कूल के प्रिंसिपल ने मुझे देख लिया। शाल जवेरिया ने हैरत से आंखें बनाई। फिर उन्होंने मना कर दिया? फारिस मुस्कुराया, वो गरम मेरी मुस्कुराहट जो दिल में बसती है। नहीं, उन्होंने मुझे जगह दे दी कि मैं ब्रेक में स्कूल के अंदर बेचूं। शाल जवेरिया खुशी में हंस दी। फारिस उसे देखकर खुद भी मुस्कुरा दिया। फिर फिर मैंने घर से पुराना सिलेंडर, छोटा चूल्हा, अम्मी की छोटी सी कढ़ाई उठाई और स्कूल में पकोड़े बेचने लगा। शाम को गली में ठेला लगाता। आहिस्ता आहिस्ता कमाई बढ़ गई। अब्बू ने जो पैसे बड़े साहब से लिए थे वो मैंने वापस करवाए। विशाल अब उसकी बातों में पूरी तरह डूब गई थी। उसे पहली बार एहसास हुआ कि फारिस सिर्फ उसकी जिंदगी का हिस्सा नहीं, एक कहानी है, एक जिद्दोजहद है, एक छोटा सा बच्चा जिसने बड़े ख्वाबों से घर को संभाला था। फारिस ने मुस्कुराकर कहा, अब भी वही करूंगा। जब हुनर पास हो तो हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ती। विशाल जवेरिया ने नरमी से उसकी आंखों में देखा। उसके दिल में फारिस के लिए एक एहतराम भी था, मोहब्बत भी, और एक अजीब सा सुकून भी। फारिस ने हाथ बढ़ाकर उसके गाल से आंसू साफ किया और कहा, मुझे अब आपको रोता हुआ नहीं देखना, समझी आप? विशाल जवेरिया ने उसके हाथ पर हाथ रखा और उसकी आंखों में देखने लगी। फिर सवाल पूछा, फिर दुकान कैसे ली? फारिस ने गहरा सांस लिया, जैसे पुरानी यादों की अलमारी खोल दी हो। दुकान अब्बू को दादा अब्बू की तरफ से मिली थी, मगर किसी काम की नहीं थी। फिर जब मेरी कमाई देखी तो अब्बू ने वो दुकान मुझे दे दी। शुरुआत से ही हमजा भाई की इतनी मजबूरी नहीं थी। खैर, कहीं ना कहीं उनका भी कसूर ही था। हर किसी से लड़ाई, हर वक्त गुस्सा, इसी तबीयत को कौन रोटी देता है? विशाल जवेरा खामोशी से सुनती रही। ऐसा कभी मैंने ही पढ़ाया तो बैंक में अच्छी नौकरी मिल गई। फारिस के लहजे में हल्की सी फख्र की लहर थी। कुछ समय बाद उसने आगे बताया, फिर कमेटियां डालते रहे, घर के बड़े अखराजात होते रहे, भाभीियों के ऑपरेशन, बच्चों के खर्चे। विशाल रवैया उसको सुनती रही, जैसे फख्र कर रही हो कि उसके शोहर ने सबको संभाला। फारिस ने अब हाल की बात बताई। इस बार मैंने 2 कमेटियां डाली हैं। एक के खुलने पर घर की मरम्मत करवाई। विशाल जवेरिया ने फौरन पूछा, और दूसरी? फारिस कुछ पल रुका, जैसे दिल के अंदर कोई बोझ ऊपर आ रहा हो। दूसरी खुलने लगी थी। उसके लहजे में करवाहट, थोड़ा सा दुख और बहुत सा दर्द था। ये दूसरी कमेटी मैंने खास महक के लिए डाली थी कि मैं शादी में उसका पसंद का सब कुछ हो। मगर हुआ ही कुछ ऐसा कि मेरी तकदीर में तुम लिखती गई। शाल जबेरे की आंखें एकदम नम हो गई। दिल जैसे नरम मिट्टी की तरह पिघल गया।
फारिस ने धीरे से मुस्कुरा कर कहा, अल्लाह ने मुझसे बेहतर लेकर मुझे बेहतरीन से नवाजा, जिसकी दुआ मैंने हर बार की। विशाल जवेरिया ने नजर झुकानी। वो उसे देख भी रही थी और समझ भी रही थी। फारिस ने अपना दिल खोल कर रख दिया था, पूरा सच्चा, बगैर किसी पर्दे के। विशाल जवेरिया, कभी ये मत समझना कि मेरी पहली मोहब्बत वो थी और आपसे कोई जुल्म करूंगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो चाहत अगर देखी जाए तो वो मोहब्बत थी ही नहीं। वो बस एक भूल थी, बस एक धोखा। उसकी आंखें सख्त हो गई। वो धोखा जिसका रात मुझे उस रात पता चला जिस दिन उसने मेरी बेइज्जती की, मेरे घर वालों की बेइज्जती की। विशाल जवेरिया उसे ऐसे सुन रही थी जैसे आज पहली बार फारिस के अंदर का शख्स सामने आ रहा हो। मैं मर्द हूँ विशाल जवेरिया, और मर्द के लिए उसकी इज्जत उसके घर वाले सबसे पहले होते हैं। अब्बू को जिस तरह उसने नौकर कहा वो सब मुझे आज भी याद है। बस फारिस, फिक्र ना करें, सब ठीक हो जाएगा, हम हैं ना। फारिस की आंखें नम पड़ गई। हाँ, आप हैं वाकई। किसी ने सच कहा है, असली मोहब्बत निकाह के बाद होती है। विशाल जवेरिया ने नजरें मजीद नीचे करनी, दिल में अजीब सी मिठास उतरती जा रही थी। कुछ लम्हे खामोश रहने के बाद फारिस आहिस्ता से कहा, दूसरी कमेटी कुछ दिनों में खुलने वाली है, घर में जिक्र ना करना। विशाल जवेरिया फौरन समझ गई। जी समझ सकते हैं, मेरा भाभी की फिर कोई नई डिमांड आ जाएगी। फारिस हंस दिया। विशाल जवेरिया भी हंस पड़ी। फिर फारिस ने मोहब्बत से उसे देखा, बहुत खामोश, बहुत तेरी, बहुत अपना यह भरी नजर। विशाल जवेरिया का दिल एक लम्हे को रुक सा गया। दुकान की मरम्मत के बाद अगर कुछ पैसे बचे तो वो कमरा याद है ना। विशाल जवेरिया की सांस एकदम अटक गई। आप? फारिस उसके और करीब झुका। हाँ हाँ, मैं ही। विशाल जवेरिया ने घबरा कर हाथ खींचा। हाथ छोड़े, हम खुली छत पर हैं, कोई देख लेगा। फारिस ने शरारत से उसका हाथ मजीद मजबूती से पकड़ लिया। हम मियाँ बीवी हैं। विशाल जवेरिया फिर हाथ छुड़ाने लगी, चेहरा लाल, दिल तेज, सांस बेदर्दी। फारिस के चेहरे पर मुकम्मल शोक मुस्कुराहट फैल गई और वो उसका हाथ मजीद मजबूती से थामे रहा। छत पर हवा में हल्की सी ठंडक, आसमान पर बिखरे चंद सितारे और दोनों के दरमियान मोहब्बत के एक नर्म शौक जगमगाते लम्हों। विशाल जवेरिया ने आहिस्ता से सर झुकाकर कहा, छोड़े ना हाथ, मुझे सोना है। फारिस ने शरारत से उसका हाथ मजीद अपनी तरफ खींचा। ये हाथ मुझे दे दे ठाकुर। विशाल जवेरिया अपनी हंसी रोक ना पाई। आवाज दबाने की नाकाम कोशिश करते हुए वो हंस पड़ी। उसकी हंसी, उसकी आंखों के किनारे पर पड़ने वाली लकीरें, उसकी सादा मगर दिल में उतर जाने वाली शर्माहट। फारिस बस उसे देखता रहा जैसे दुनिया थम गई हो। उन्हें कहाँ अंदाजा था कि कुछ फासले पर सीढ़ियों के पास खड़ा छोटू सख्त बोर हो चुका था। तब से अंदर आकर सोने का इंतजार कर रहा था, अब तो खुद से बड़बड़ाने लगा। आखिर कब इन दोनों का रोमांटिक सीन खत्म होगा? आखिर तंग आकर उसने एक आइडिया सोचा। वो नीचे उतरा और फिर से ऊपर कदम रखते हुए जोर से बोल पड़ा, हाँ हाँ, जा रहा हूँ छत पर। फारिस और विशाल जवेरिया दोनों पूरी तरह चौंक गए, जैसे किसी ने राज पाश कर लिया हो। फारिस ने फौरन अपने बाल पीछे किए, चेहरा संभाला और खांसी देखकर खुद को नॉर्मल जाहिर करने लगा। वहीं विशाल जवेरिया फौरन दूसरी तरफ हटकर खड़ी हो गई, कान तक लाल शर्म से नजर झुकी हैं। छोटू ऊपर आया, दोनों को देखा और दिल ही दिल में हंसा। ये तो ऐसे घबरा रहे हैं जैसे कोई चोरी पकड़ ली हो। खामोशी से कोने में अपनी चटाई बिछाकर लेट गया। फारिस और इशार जवेरिया भी अपनी जगह पर फर्श पर लेट गए। कुछ समय बाद छत पर हल्की सी खंकी पड़ने लगी। इशार जवेरिया ने कंबल अपने घेर लपेटा और आंखें बंद कर ली। फारिस ने आहिस्ता आहिस्ता अपनी उंगलियां उसकी तरफ बढ़ाई और जैसे ही उसका हाथ मिला उससे नमी से थाम लिया। इशार जवेरिया ने आंखें खोले बगैर हल्की सी शर्मीली मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया। दिल में अजीब सा सुकून, अजीब सी कुर्बत, अजीब सी मोहब्बत थी। फारिस ने उसके सुकून जदा चेहरे को देखा और फिर खामोशी से उसके बराबर में लेट गया। रात गहरी होती गई और दोनों पहली बार किसी हकीकी बेखौफ बेसाख्ता सुकून की नींद सोए। सर्दियों की शुरुआत का अगला दिन बिल्कुल मामूल के मुताबिक शुरू हुआ था। बस फर्क सिर्फ इतना था कि आज फारिस ने दुकान खोलने के बजाय अपना पुराना साथ ठेला
मुंतखब किया था। आसमान पर धूप मौजूद थी, मगर उसमें वो तपिश नहीं थी जो बदन को जला दे। ये सर्दियों की इब्तिदाई धूप थी, नरम, मध्यम, मगर हौसला देने वाली। फारिस खामोशी से अपना काम करता रहा। तेल में गिरते हुए समोसों की छन-छन, पकौड़ों के सुनहरी रंग और फारिस के हाथों का वो जायका, जैसे उसके हाथ में वाकई बरकत रहती हो। लोग आते रहे, लोग आते रहे, रुकते रहे, देखते रहे। कोई तारीफ के बगैर न जाता। कोई कहता, भाई आज भी हाथों में वही जादू है। और फारिस बस मुस्कुरा कर कहता, अल्लाह का शुक्र है। उधर घर में हर कोई अपने अपने कामों में मसरूफ था, सिवाय हुमेरा और हमजा के। वो दोनों छत पर थे और वहां से हवा नहीं, जहर भी गर्दिश कर रहा था। हुमेरा ने गुस्से से कहा, क्यों भाई, सारे पैसे खुद ही समेटना चाहते हो? हमजा ने झुंझुलाकर जवाब दिया, क्या बकवास कर रही हो? तुम्हारे सामने 40,000 निकाले थे, 30 तुम्हारे, 20 मेरे। हुमेरा ने तमकिया हंसी के साथ कहा, ओहो, क्या पता मेरे पहुंचने से पहले तुमने और निकाल लिए हो। फारिस ने खुद कहा था फारिस ने खुद कहा था कि गले में एक उसके 50,000 थे और दूसरे उसके दोस्त के भी 50,000 थे, यानी पूरा 1 लाख। हमजा ने गुस्से में आंखें बंद करी। तुम समझ क्यों नहीं रही? फारिस जानबूझकर सबको उलझा रहा है ताकि असली चोर पकड़ा जा सके। मीरा ने तल्खी से कहा, चोर कौन है ये तो मैं भी जानकर ही रहूंगी। आखिर पैसे कितने थे? ये कहकर वो नीचे उतर गई। हमजा भी गुस्से से उसके पीछे पीछे, मगर उन्हें क्या खबर थी कि उस छत के एक कोने में छज्जे के पीछे शाल जवेरिया और जोया खामोश खड़ी सब कुछ सुन चुकी थी। शाल जवेरिया की आंखें नम हो चुकी
آئی ایم سو سوری، میں جو ہے وہ آدھی وائس ہو سکی کیونکہ گھر میں جو ہے وہ شور تھوڑا بڑھ گیا تھا اور ٹائم بچا نہیں تھا کہ میں آپ لوگ کے لیے وائس نوٹ کر سکوں. آج ایپیسوڈ اپلوڈ کرنا تھا تو اسی لیے نیکسٹ ایپیسوڈ کریں گے ہم کل. اپنا خیال رکھیے گا. تب تک اللہ حافظ.